नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज न्यूज का एक्सरे में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए बता देते हैं। एक्सरे रिपोर्ट्स आपके सामने। आज मैं आपको बताऊंगा योगी और ज्यादा मजबूत होंगे, लिख कर रख लीजिए ये बात। इसके बाद आपको बताऊंगा नकली सोने की सुरंग कहां पर मिली है, और अगर आप मॉल जा रहे हैं तो ये खबर आपको देखनी चाहिए। इस खबर को देखने के बाद जाइएगा, क्योंकि मॉल में ड्रेस कोड लागू हो गया है। कहां पर हुआ ये आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश में हलचल क्यों है दर्शकों। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से सारी उड़ती हुई अफवाहों पर अब पूर्ण विराम लग गया है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं, यह सवाल सबके जहन में कौंध रहा था। आप भी सोच रहे होंगे। योगी के इस्तीफा देने की चर्चाएं भी बड़ी तेज हो गई थी, लेकिन बीते 24 घंटे में जिस कदर यूपी की सियासी हलचल बदली है, बढ़ी है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी रहा। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी तो दिल्ली तक पहुंच गए। इनके बारे में भी आपका जानकारी दूंगा आज। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी बने रहेंगे। जो खतरे की खबर थी उसने तेजी जरूर पकड़ी, अफवाहें उड़ने लगी। योगी आदित्यनाथ की जगह यूपी में बीजेपी किसी और को मुख्यमंत्री बना सकती है, यहां तक बातें होने लगी। लेकिन बार बार मैं देख रहा हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे। ये साफ हो गया कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। किसी में इतना दम नहीं है कि योगी के काम और नेतृत्व पर सवाल उठा सके। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, क्योंकि योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बने रहेंगे, ये साफ हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, साफ तो ये भी हो गया कि योगी अब और ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। तमाम अटकलें, अफवाहें सब धरी की धरी रह गई और योगी ने अपनी ताकत को एक बार फिर दिखा दिया, जो इस बैठक में आप देख रहे हैं। क्या हुआ, लखनऊ में 5 कालिदास पर मुख्यमंत्री आवास पर सरकार में 30 मंत्रियों के साथ बैठक की योगी आदित्यनाथ ने। देखिए सुबह कैसे काफिला आ रहा था और जा रहा था। यह बता दिया है कि उनके स्पेशल 30 की ताकत का कोई तोड़ नहीं है दर्शकों, कोई तोड़ नहीं है। और अब इन स्पेशल 30 जो योगी की टीम है, यही बंद कमरे में आज मौजूद थे। अब मैं आपको बताने वाला हूं, कहीं मत जाइएगा। क्या बात हुई, किस मुद्दे पर करीब 1.25 घंटे तक चर्चा चली, यह मैं आपको बताऊंगा। यूपी में बीजेपी को नया अध्यक्ष कब मिलेगा, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 11 बजे 30 मंत्रियों को अपने आवास पर बुलाया। ये वो वक्त था जब अफवाहों और अटकलों का बाजार गर्म था। यूपी से लेकर दिल्ली तक खलबली मची हुई थी। तरह तरह की खबरें सामने आ रही थी, जिनके सामने आने के बाद हर कोई ये जानना चाहता था कि 5 कालिदास पर आखिर चल क्या रहा है, आखिर मीटिंग की सच्चाई क्या है, इन खबरों पर यकीन किया जाए या नहीं। उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ साथ पूरा देश ये जानने में जुट गया था कि योगी अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर एक बड़ा उलटफेर हो जाएगा। सबकी नजरें टिकी हुई थी, सब जानना चाहते थे वाकई क्या यूपी में नया मुख्यमंत्री आने वाला है। इन्हीं सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने स्पेशल 30 के साथ एक बैठक की। यहाँ सबसे अहम बात यह रही कि इस बैठक में प्रदेश के दोनों ही उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। करीब 70 से 75 मिनट बाद सीएम हाउस के बाहर हलचल बढ़ जाती है और फिर निकल कर आती है वो खबर। पता चला कि इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने आगे की रणनीति तैयार कर दी है। उपचुनाव के लिए अपने स्पेशल 30 की कमर कस दी है और जीत के फॉर्मूले की स्क्रिप्ट तैयार कर दी है। मुख्यमंत्री गार्जियन है, हमारे अभिभावक है, मार्गदर्शक है। चुनाव में जो हम लोग नीचे ग्राउंड पे उनकी बैठक थी, और वो तो विषय है कि जिनको जिम्मेदारी दी थी उनसे फीडबैक लेना था उसकी बैठक। तो देख लिया आपने, लेकिन अब बैठक के अंदर हुआ क्या ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन आप चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि हमारी केस स्टडी आ चुकी है। आपको बता रहा हूं मैं, बैठक में केस 1 क्या कहता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव पर ही फोकस किया। बूथ की कमेटियों को और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, स्थानीय कार्यकर्ता जो आप लोग देख रहे हैं, बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी देख रहे होंगे, उन्हें बता दूं, समन्वय पर जोर दिया है। अपने अपने क्षेत्र में सभी मंत्रियों को जाने के लिए कह दिया है और कहा है कि स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवार पर आपको फीडबैक लेना होगा। जो ईमानदार है, जो जिताऊ है, उस पर जोर रहेगा और हफ्ते में 2 दिन अपने क्षेत्र में रात्रि विश्राम के निर्देश दिए। और जो कार्यकर्ता हैं, उनसे लगातार संवाद के निर्देश भी योगी आदित्यनाथ ने दे दिए। लेकिन केस 2 ये सुनना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को क्या हुआ है? वो सवालों के घेरे में आ गए। सरकार का हिस्सा हैं तो फिर सरकार पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी क्यों नहीं? संगठन सरकार के बीच तालमेल की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? कौशांबी बीजेपी लोकसभा सीट हार गई, किसकी जिम्मेदारी है? सवाल है। 2022 में सिराथू सीट से सपा की पल्लवी पटेल से भी केशव प्रसाद मौर्य हार गए। 2018 में फूलपुर से बीजेपी लोकसभा चुनाव हार गई। अपना गढ़ नहीं बचा पाए थे केशव प्रसाद मौर्य, तो फिर आज दिक्कत क्या हो गई है? यह सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य को क्या हुआ? क्यों वो कह रहे हैं सरकार और संगठन की बातें ये सबसे महत्वपूर्ण है दर्शकों। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपको सुनना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में खराब प्रदर्शन हुआ और अब 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के अंदर जबरदस्त मंथन चल रहा है, जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य स्क्रीन पर आ गए। इनके बयान के बाद सियासी गर्मी और ज्यादा बढ़ गई है उत्तर प्रदेश की। केशव ने इससे पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कहा था, बीजेपी के कार्यकर्ता सबसे ऊपर हैं और वो सरकार से भी बड़े हैं। मौर्य के इसी बयान के बाद चर्चाएं तेज हो गई थी कि उनके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है कि सही नहीं है। इस बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। ये देखिए आप, ये लिखा, इसको लिखा, फिर उन्होंने डिलीट कर दिया दर्शकों। इसके बाद क्या हुआ? उन्हें दिल्ली तलब कर दिया गया। वो तस्वीरें आप देखिए। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। इतना ही नहीं, सूत्र तो यह भी बताते हैं कि जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया, किसी भी सूरत में सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर ऐसी कोई बयानबाजी ना की जाए जिससे पार्टी का हित खराब हो, उसका नुकसान हो। नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य के अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात की और हमारे सूत्र बता रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी ने भी यूपी सरकार में कई मंत्रियों को लेकर सवाल उठाए हैं। नड्डा से पार्टी के दोनों पुराने नेताओं की इस मुलाकात के बाद आपको भी यह लगने लगा होगा कि सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन खबरें अभी भी प्रबल थीं। शीर्ष नेतृत्व ने संयम के साथ बयान देने की नसीहत दे दी है, लेकिन इसके बावजूद केशव प्रसाद मौर्य का यह पोस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर उन्होंने कहा कि संगठन बड़ा होता है और दोबारा पोस्ट कर दिया। इसी पर सवाल बना हुआ है। लेकिन अब मैं आपको सुनवाऊंगा केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था, उनका अंदाज क्या था। पहले आप ये सुनिए। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन की वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। यूपी में जो कुछ भी चल रहा है दर्शकों, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बराबर नजर है, बराबर नजर बनी हुई है और अभी तक वो इस मामले से दूर थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यूपी में सियासी घमासान थम नहीं रहा है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की केशव प्रसाद मौर्य को समझाइश काम नहीं आ रही है, तो पीएम मोदी को इस मामले में दखल देना पड़ा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को पीएम मोदी तलब कर गए। अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली में पीएम मोदी और भूपेंद्र चौधरी की
45 मिनट लंबी बैठक चली। अब आप सोच रहे होंगे क्या हुआ, यह भी आपको बताऊंगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सबकी नजरें इस बैठक पर थी। सबके जहन में यह सवाल था कि आखिर इस बैठक में क्या हो रहा होगा, किन मुद्दों पर बातचीत हो रही होगी, क्या दोनों नेता चर्चा कर रहे होंगे। हमने इसका एक्सरे किया है दर्शकों, और मैं वादा करता हूं आपसे, जो हमने एक्सरे किया है वो अभी तक आपको नहीं दिखाया गया होगा। किस तरह से इस पूरी चर्चा के बाद जानकारी सामने आ रही है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष में कमरे में बातचीत होती रही। जाहिर सी बात है, यूपी में चल रहे सियासी घमासान के बीच हो रही इस मुलाकात के मायने बेहद खास है। कोई बड़ी बात नहीं, पीएम मोदी की भूपेंद्र चौधरी से यूपी में मची हलचल को लेकर बात हुई होगी। पीएम मोदी ने भूपेंद्र चौधरी की बातें सुनी होंगी और उन्हें अपनी नसीहत भी दी होगी। यह भी हो सकता है कि पीएम मोदी और भूपेंद्र चौधरी के बीच सरकार संगठन के बीच तालमेल पर बात हुई। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इस मुद्दे पर राज्य सरकार कई बैठक कर चुकी है। यूपी में मिली हार को लेकर कई बार मंथन हुआ। इस बीच भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ले ली है। भूपेंद्र चौधरी ने जैसे ही ये बात कही, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय कर लिया कि यूपी में 2 महीने बाद अध्यक्ष बदल दिया जाएगा। अब संगठन बदलाव के साथ नजर 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। तो सीएम योगी और पीएम मोदी दोनों चाहते हैं कि इस बार 10 की 10 सीटें बीजेपी अपने नाम कर ले। साथ ही बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की यह कोशिश भी है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद योगी सरकार के खिलाफ मुखर हो रही आवाजों को सरकार और संगठन में सही जगह देकर मैनेज कर लिया जाए। तो देख लिया दर्शकों, आप पीएम मोदी और भूपेंद्र चौधरी की यह मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी खास है। क्यों खास है, सुन लीजिए। क्योंकि लोकसभा चुनावों में पहले ही झटका खा चुकी बीजेपी अब यह साबित करना चाहती है, चुनौती है उसके सामने, कि जो नतीजे आए हैं उसका कोई ठोस आधार नहीं है। योगी पर चैलेंज है, और जब चैलेंज की बात आती है तो लोकसभा में जो धारणा बनी है उसे तोड़ना पड़ेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जो उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनावों के जरिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरनी होगी। हालांकि योगी के लिए यूपी में ये उपचुनाव 10 सीटें जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है दर्शकों, ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि इन 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ है। सपा के किले में सेंध लगाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी, और 3 सीटों पर तो खास तौर पर बीजेपी को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये तीनों सीटें सपा के किले के तौर पर जानी जाती हैं। यादव और मुस्लिम बहुल सीटें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देना चाह रही है, और उपचुनाव में जीत के लिए अपना ग्राउंड बनाना भी शुरू कर दिया है। 37 सीटें मिलने से पहले ही गदगद है अब अखिलेश यादव की जोर आजमाइश। देख लीजिए जरा, वो जीतने में लगे हुए हैं। उपचुनाव में 5 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए बाकी 5 सीटों पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव बीजेपी के अंदरूनी कलह पर चुटकी ले रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य ने हाथों हाथ जवाब दे दिया है दर्शकों। बर्तन किस घर में नहीं खटकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि कोई बाहर वाला इसका गलत फायदा उठाएगा। क्या कहा अखिलेश ने, पहले आपको वो सुनवा दें। जो सरकार कमजोर हुई एक, और सरकार घबरा गई कहीं ये जो संघर्ष है कहीं बढ़ ना जाए। सरकार कमजोर पड़ गई इसलिए हो गया, उपचुनाव आ गया, घबरा गए कि 10 ना हार जाएं, इसलिए फैसला टल गया। तो देख लिया आप, लेकिन हमने आपके लिए पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार की है। हम पहले इस केस की हिस्ट्री में जाएंगे दर्शक, क्या हुआ, कैसे हुआ, यह पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नजर है उपचुनावों पर। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। केस फाइल आपके सामने। ज्यादातर सीटों पर चुनाव एमएलएस के सांसद बनने की वजह से हो रहे हैं। अलीगढ़ जिले के खैर और अयोध्या की मिल्कीपुर पर चुनाव है। अंबेडकर नगर की कटहरी और मुजफ्फरनगर की मीरपुर पर भी रण बड़ा जबरदस्त होगा।
कानपुर नगर की सीसामऊ और प्रयागराज की फूलपुर सीट पर भी चुनाव होना है। इतना ही नहीं दर्शकों, गाजियाबाद मिर्जापुर की मंझवा सीट पर भी उपचुनाव होना, इसके लिए तैयारी हो रही। मुरादाबाद की कुंदरकी और मैनपुरी की करहल, जहां से अखिलेश यादव थे, वो भी अब चुनावी मैदान में। इन उपचुनावों में सबसे चर्चित है करहल विधानसभा सीट, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि करहल सीट अखिलेश यादव के सांसद बनने की वजह से खाली हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की। तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा जाना लगभग तय हो गया है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, 2022 विधानसभा चुनाव में सपा ने सबसे ज्यादा 5 सीटें जीती। 2022 में बीजेपी ने इन सीटों में 3 सीटें ही जीती थीं और आरएलडी और निषाद पार्टी एक उम्मीदवार जीत दर्ज कर दें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी कर ली है। क्या उनकी तैयारी, हमारी टेस्ट रिपोर्ट आपके सामने है दर्शकों। टेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या तैयारी की, आइए आपको दिखाते हैं। योगी ने 10 सीटों पर दम दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है दर्शकों। और इतना ही नहीं, उपचुनाव जीतने के लिए योगी ने खाका तैयार कर लिया है। क्या खाका है? योगी ने बैठक में मंत्रियों को साफ निर्देश दे दिया है। क्या कहा? सिफारिश पर किसी को टिकट नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, मुस्लिम बहुल सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की चर्चा, ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं दर्शकों। और विपक्ष के संभावी प्रत्याशी पर भी बातचीत हुई है। सोचिए जरा, विपक्ष क्या कर रहा है, इस पर भी नजर है। हर सीट का जातिगत समीकरण क्या होगा, इस पर भी चर्चा की जा रही है। और जो प्रभारी मंत्री हैं, जो प्रभाव रखते हैं क्षेत्र में, वो मंत्री उस सीट पर जाएंगे, हालचाल जाने, यही बड़ी बात है। लेकिन अब वक्त आ गया उत्तर प्रदेश की फाइनल रिपोर्ट का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर्जरी होने वाली है। तो क्या होगा, फाइनल रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं दर्शकों। फाइनल रिपोर्ट हमारी आ गई है। यूपी में, प्रदेश में संगठन में बड़ा बदलाव होने वाला है। इतना ही नहीं, 2 महीने में उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष मिल जाएगा। कई नाम रेस में चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, योगी मंत्रिमंडल में भी बदलाव की सुगबुगाहट नजर आ रही है। और ये अगर बदलाव होते हैं तो उपचुनाव के बाद ये बदलाव संभव है। ये हमारी रिपोर्ट बता रही है, फाइनल रिपोर्ट, क्योंकि योगी का फोकस कहां है, उपचुनाव में जीत पर। और अगर जीत होती है, 10 में से 10 सीटें बीजेपी की झोली में जाती हैं, क्योंकि यही कोशिश है, तो फिर बीजेपी आगे की तरफ जाएगी और योगी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, यह आपने देख लिया। लेकिन मैं अब आपको बताने वाला हूं कि आज की हमारी एक और बड़ी और अहम खबर है। क्या वो खबर है, आपको बता दें, क्योंकि बंगाल में एक सोने की सुरंग मिली है। मैं कोई बात हवा में नहीं कह रहा हूं, दिखाता हूं आपको। बंगाल में नकली सोने की सुरंग। आपके लॉकर में नकली सोना तो नहीं है। बंगाल से सुरंग में एंट्री, बांग्लादेश में एग्जिट, ये बताएंगे। और बिस्तर के नीचे सुरंग का पूरा एक्सरे हमने किया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये नकली सोना कहां से आया और कहां चला गया। तो दर्शकों, कहीं ये आपकी अलमारी में तो नहीं पहुंच गया है? सवाल सबसे बड़ा यही है, क्योंकि आपसे और हमसे जुड़ी हुई खबर है और आपको जरूर देखना चाहिए। थोड़ी देर ठहर जाइएगा, क्योंकि आपके घर की तिजोरी या फिर बैंक लॉकर में रखा सोना नकली तो नहीं है। क्या त्योहार के आभूषण और मूर्ति के रूप में खरीदा गया सोना नकली तो नहीं है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं दर्शकों कि इस खबर को देखने के बाद एक बार आप भी अपनी मेहनत की कमाई से बनाए सोने की शुद्धता और कहां से उसे घर लाए हैं, उसकी जांच पड़ताल जरूर करिएगा। क्योंकि जिस सोने को भारतीय संस्कृति में समृद्धि का प्रतीक माना गया है, अब उसकी शुद्धता के प्रतीक को धोखेबाज और मिलावटखोरों ने अपनी काली कमाई का धंधा बना लिया है। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। तस्वीरों में दिख रही ये खुफिया सुरंग पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कुलतली इलाके में है, जो कि तस्करी के एक आरोपी के घर के बेडरूम से मिली है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि खुफिया सुरंग करीब 200 मीटर लंबी है। बताया यह जा रहा है कि यह सुरंग
घर से होते हुए एक नहर तक निकलती है जो बांग्लादेश से सटी सीमा के बिल्कुल करीब है। हम आपको सुरंग के अंदर ले जाएंगे और दर्शकों को दिखाएंगे कि इसका अंत कहां होता है। आप देख सकते हैं कि मैं कितनी गहराई में चल रहा हूं। अभी से ही ये मेरे टखने तक पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं चल रहा हूं, उसकी कितनी गहराई है। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ एक गेट है जो कि बंद है। इस खुफिया सुरंग को बड़े शातिर तरीके से तैयार किया गया। घर के जिस कमरे में सुरंग मिली उसे ढूंढ पाना नामुमकिन सा था, क्योंकि ये खुफिया सुरंग कमरे के एक बिस्तर के नीचे बनाई गई थी। नहर के पास खुलने वाली सुरंग के जरिए बड़ी आसानी से गैर कानूनी कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा था, जो कि न सिर्फ कानूनी व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा था। तो देखा किस तरह से अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है जो आपको चौंकाती है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। लेकिन कैसे ये धंधा चल रहा था आपको बता रहा हूं। दक्षिण 24 परगना में नकली सोने का बड़ा सिंडिकेट चल रहा था। टनल के जरिए नकली सोने का काला धंधा हो रहा था। इतना ही नहीं, नकली सोना पूरे देश में फैलाने की तैयारी थी। क्या हुआ, बहुत ही शातिर ढंग से इसे अंजाम दिया जा रहा था। दर्शक, धोखाधड़ी के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल हो रहा था और सोने की मूर्तियों की बिक्री के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिए जाते थे। खरीदार के संपर्क करने पर सोने का फर्जीवाड़ा चल रहा था और टनल के जरिए नकली सामान की तस्करी की जा रही। इतना ही नहीं, पुलिस से बचने के लिए टनल का इस्तेमाल करते थे ये सब धंधेबाज। एक्शन होने पर भागने के लिए भी टनल का ही रास्ता चुना। और लेफ्ट के जमाने में, जब लेफ्ट की सरकारें थी, तब से ये फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है। लेकिन पुलिस ने क्या किया, केस 2 आपको बताता हूं। बंगाल पुलिस की धोखाधड़ी की शिकायतें जैसी उसे मिलती है, कार्रवाई देखने को मिली। शिकायतों के आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया है। धोखाधड़ी मामले में अब तक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस जैसे ही पहुंचती है सद्दाम को पकड़ने के लिए, छापा मारती है। छापामारी के दौरान आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनकी संख्या 2 है। मुख्य आरोपी सद्दाम के घर की तलाशी हुई और तलाशी के दौरान पुलिस को घर से सुरंग मिली है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने फायरिंग की, बाद में सुरंग के सहारे मौके से सद्दाम भाग गया। इस दौरान 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। दर्शक, यानी सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे ये टनल जा रही थी। और जैसा मैं आपको लगातार कह रहा हूं, बंगाल से निकली सुरंग का दरवाजा कैसे बांग्लादेश तक पहुंच गया, यह भी आपको समझना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से दक्षिण 24 परगना का इलाका है जहां नकली सोने की धोखाधड़ी हो रही थी, इसके लिए खुफिया सुरंग बनाई गई, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरे की घंटी है, खासकर पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए, जहां से घुसपैठ और तस्करी के तमाम मामले समय समय पर सामने आते हैं। ऐसे में सुरंग से न सिर्फ घुसपैठ मुमकिन है, बल्कि नकली नोटों की साजिश, ड्रग तस्करी और अन्य प्रतिबंधित चीजों की तस्करी पर भी अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा में सेंध बहुत बड़े सवाल खड़ी करते हैं। लेकिन अब हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे, वो भी आपसे जुड़ी हुई है दर्शक। क्योंकि आप में से कई लोग छुट्टी के दिन, शॉपिंग के दिन मॉल जाने की अभी तैयारी कर रहे हो, तो ठहर जाइए, रुक जाइए, क्योंकि मैं अगली खबर जो आपको बता रहा हूं वो आपको देखनी चाहिए। मॉल में ड्रेस कोड, शॉपिंग पर जाने के लिए भी क्या यूनिफॉर्म चाहिए? क्या किसान को मॉल जाने का हक नहीं है? और कांग्रेस की सरकार में गांधी धोती बैन क्यों कर दी गई? आप सोच रहे होंगे दर्शकों कि मॉल में कैसे ड्रेस कोड हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। कहां हुआ ये आपको बताता हूं। लेकिन पहले, आप भी शॉपिंग के लिए जाते हो, अक्सर वीकेंड्स पर शॉपिंग करने आप लोग भी घर से जरूर निकलते हो। जब मूड खराब होता होगा तब भी आपके लिए हो सकता है कि रिफ्रेशमेंट का तरीका शॉपिंग हो और उसके लिए आप मॉल जाएं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मॉल जाना आपके मूड को और ज्यादा खराब करेगा, तो आपको मेरी बात पर थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूं वो सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अगली बार मॉल जाएं तो आपको वहां से भगा दिया जाए, नो एंट्री। इसके पीछे की एकमात्र वजह हो सकती है कि आप अपने मन मुताबिक कपड़े पहनकर जाएं। खासकर उन राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां सावधान हो जाइए, क्योंकि यह खबर किसान भाइयों के लिए भी है, उतनी ही जरूरी है दर्शकों जितनी आप लोगों के लिए।
जितने युवकों को और बाकी लोग देख रहे हैं खबर, उनको बता दूं, किसान के अपमान से जुड़ी हुई यह खबर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जहां एक बेटा अपने किसान पिता को लेकर गया था मूवी देखने के लिए, वही है ये शख्स, और ऐसा कुछ हुआ वहां पर कि क्या ही कहा जाए। हम सभी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उनके पिता धोती पहनने की वजह से मॉल के अंदर नहीं जा पाए। और आप समझिए इस बात को, मैं सारी बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि किसान हो कोई भी हो, सबकी एक आजादी होती है। लेकिन सोचिए, उसी कांग्रेस शासित राज्य में किसान को धोती पहनने की वजह से मॉल में नहीं जाने दिया जाए। देखिए रिपोर्ट। खुद को संविधान का सबसे बड़ा रक्षक और किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताने वाली कांग्रेस के ही राज में आक्रोश पैदा करने वाला मामला सामने आया, जहां बेंगलुरु के एक मॉल में फिल्म देखने पहुंचे बुजुर्ग किसान और उनके बेटे को घुसने तक नहीं दी, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि मॉल पहुंचे बुजुर्ग किसान ने धोती पहनी हुई थी, जो कि ग्लैमर और चकाचौंध से भरे मॉल वाली लाइफस्टाइल को सूट नहीं करती, जिसके चलते मॉल के गार्ड ने उन्हें एंट्री नहीं दी। बुजुर्ग किसान ने लाख मिन्नतें की, विनती की, लेकिन इसके बाद भी मॉल प्रशासन टस से मस नहीं, क्योंकि ये वो भूल चुका था कि जिस सांस्कृतिक देश की पवित्र मिट्टी में उसके मॉल की ईंटें खड़ी हैं, उसकी पारंपरिक वेशभूषा धोती है। अपनी सामाजिक पहचान और पुरखों की जड़ों से छूट चुके मॉल प्रशासन की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद धोती को लेकर मॉल प्रशासन के इस अपमानजनक रवैये के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। तो देखा, एक किसान क्या मॉल नहीं जा सकता है? या आप भी सोच रहे होंगे, हो सकता है कि आपके कपड़े भी मॉल वालों को पसंद नहीं आए। लेकिन क्या हुआ था, इसके लिए मैंने केस तैयार किया। बुजुर्ग किसान के अपमान पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर लिखा है, दर्शकों, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की शय पर यह सब कुछ हो रहा है। धोती पहनने पर किसान का अपमान हुआ है। धोती की वजह से मॉल में एंट्री बैन कर दी गई। धोती हम सभी का गौरव है, और अपमान पर राहुल बाबा कहां हैं? क्या यही किसान के साथ अन्याय है, न्याय है? ये सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आपको केस 2 बताता हूं, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य में यह हुआ है, लेकिन इसकी वजह से कांग्रेस पर सवाल खड़े हुए, लेकिन सरकार चुप रहेगी। पारंपरिक वेशभूषा के अपमान पर कांग्रेस मौन क्यों है, यह सवाल है। बुजुर्ग किसान के अपमान पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कांग्रेसी राज वाले राज्यों में क्या मॉल के लिए भी ड्रेस कोड होगा? बाकी कांग्रेसी राज्यों में भी हो सकता है मॉल में यही व्यवहार हो, इसलिए आपको सावधान करना मेरा मकसद है, इसलिए मैं आया हूं दर्शकों। लेकिन पहले आपको सुनवाता हूं शहजाद पूनावाला इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। कांग्रेस का असली चेहरा सामने नजर आ गया। एक तरफ तो कन्नडिगा प्राइड की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कर्नाटका के बेंगलुरु में एक आलीशान मॉल में एक किसान को एंट्री इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो धोती पहन रहे थे। धोती तो भारत की संस्कृति का, भारत के वेशभूषा का, किसानों की आत्मसम्मान का प्रतीक है। धोती विवाद ने कर्नाटक में तूल पकड़ लिया है दर्शकों। अब सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक भारी नाराजगी है। यही है वो किसान। धोती पहने बुजुर्ग किसान के अपमान पर लोगों ने मॉल के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी किया, ये देखिए। इसके अलावा इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार बुरी तरह घिर गई है दर्शकों। प्रदर्शन बहुत ज्यादा तेज हो गया है। लेकिन अब सवाल यही है, जब हमने इस पर सवाल किया लोगों से कि मॉल में धोती पहनी जा सकती है, आपत्ति क्या है, सुनिए लोग क्या कहते हैं। जहाँ पर ये हादसा हुआ है, जहाँ पर ये मामला हुआ है, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस तो एक तरफ किसानों की बात करती है और किसानों का जो घोर अपमान करती है। कर्नाटक गवर्नमेंट जो कि कांग्रेस की है, तो ये सत्ताधारी दल है, इनकी ये मानसिकता है। ये कांग्रेस को कहते ज़रूर रहते हैं कि वो पिछड़ों हमें प्यारे हैं, किसान हमें प्यारे हैं। प्यारा इन्हें कुछ नहीं है, प्यारा सिर्फ उन्हें अपना घर परिवार है। तो देखा, लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन केस हिस्ट्री आपके लिए बहुत ज़रूरी है। धोती आखिर हमारे समाज से कैसे जुड़ी हुई है, ये आज आपको बताता हूं दर्शकों। कैसे जुड़ी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, कहीं मत जाइए, क्योंकि मॉल में धोती पर आपत्ति उठाने वाले इतिहास को भूल गए। उन्हें दिखा दीजिएगा आप वीडियो। कौन कौन पहनता है धोती, दिखाता हूं आपको। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी धोती पहनते थे। इतना ही नहीं,
कई पूर्व प्रधानमंत्री धोती पहनने पर गर्व करते थे। आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे। लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी धोती पहनते थे और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी धोती पहना करते थे। देश के अन्नदाता धोती पहनने पर गर्व करते हैं क्योंकि देश की पारंपरिक पोशाक एक धोती है दर्शकों। लेकिन आप सोच रहे होंगे इस पर क्या हो रहा है। टेस्ट रिपोर्ट भी मैंने आपके लिए तैयार की है दर्शकों, क्योंकि इन लोगों का टेस्ट करना बहुत जरूरी है। क्या कहती है हमारी टेस्ट रिपोर्ट, क्या है उसमें, आइए जरा आपको दिखाता हूं। धोती विवाद बढ़ने पर प्रशासन झुक गया है। मॉल प्रशासन झुक गया और सोशल मीडिया पर नाराजगी के बाद सरेंडर कर दिया है प्रशासन ने, क्योंकि मॉल प्रशासन ने अपमान पर अब माफी मांग ली है दर्शकों। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर खूब वीडियो भी वायरल हो रहा है और अपमान पर लोगों ने एक्शन की भी मांग की है। चाहते हैं कि एक्शन होना चाहिए। बढ़ती नाराजगी की वजह से मॉल प्रशासन घुटनों पर आ गया है। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं दर्शकों, वो आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट हमारी आज कुछ अलग सी है। क्या कहती है दिखाता हूं आप। फाइनल रिपोर्ट आज हमने जो बनाई वो स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई है, क्योंकि धोती विवाद पर स्वामी विवेकानंद से सीख लेनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद एक बार विदेश यात्रा पर गए दर्शकों, और वहां स्वामी विवेकानंद से उनके वस्त्र, पगड़ी और सब कुछ देखकर लोग अचंभित हो गए। उनके बारे में पूछा कि आपका सामान कहां है। स्वामी जी ने जवाब दिया कि बस यही सामान है, यही कपड़े ही मेरा सामान है। स्वामी जी के पहनावे पर व्यंग किया कई लोगों ने मजाक उड़ाया। लोगों ने पूछा ये कैसी संस्कृति है आपकी। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए इस पर जवाब दिया। क्या कहा सुन लीजिए। भारत की संस्कृति अन्य संस्कृतियों से अलग है। आपके यहां संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते होंगे, लेकिन हमारे यहां सांस्कृतिक निर्माण हमारा चरित्र करता है, और संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। इसलिए आपको भी ये याद रखना चाहिए कि जब ऐसी घटनाएं आपके साथ हों तो स्वामी विवेकानंद का विचार उन लोगों को बताएं जो आपत्ति उठा रहे हैं। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। आपको कैसा लगा? कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार।